लोकसभा मोहनलालगंज के अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं। गंगागंज के कुछ प्रतिष्ठित सपा के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया, ये लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके आधार पे क्या परिणाम आगे निकल के आने वाले हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आगे रुझान आने वाले हैं जो देखिए, चुनाव के? हमारी पूरी टीम, मोहनलालगंज का पूरा संगठन, जिले का संगठन और तमाम प्रदेश के पदाधिकारी, हम लोग गांव-गांव डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सारे लोगों से हम मिल रहे हैं और सबका भरपूर समर्थन, सभी जात सभी धर्म के लोगों का, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय आर के चौधरी साहब को भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। हम लोग हर हाल में कई लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, इसमें भी कहीं दो राय नहीं, क्योंकि पूर्व में जो हमारे वो अभी वर्तमान है, पूर्व नहीं हुए हैं, सांसद जी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, 10 सालों का जो उनका कार्यकाल रहा है, वो पहली बात तो आम जनता के बीच में आए नहीं। हम गांव-गांव कैंपेन कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। किसी गांव में किसी व्यक्ति ने आज तक मुझको नहीं बताया, हम लोगों को 8 महीने हो रहा है कि हमारे गांव में माननीय सांसद जी कभी आए हैं। जो मुख्य मुद्दे लोकसभा मोहनलालगंज के हैं, वो मुख्य मुद्दे क्या है? मुख्य मुद्दा सबसे बड़ा जो है वो बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है। और गांव के तमाम मार्ग जो हैं वो टूटे हुए हैं, जिनका निर्माण इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसने बनाने का काम नहीं किया। और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बहुत बदहाल है। शिक्षा की फीस में तो इतनी ज्यादा वृद्धि की गई, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो किसान और मजदूर बाहुल्य है। हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं। चाहे आप IIT के देख लीजिए शिक्षा में वृद्धि, चाहे आप केंद्रीय विश्वविद्यालय देख लीजिए या राज्य सरकार के विश्वविद्यालय देख लीजिए या महाविद्यालय देख लीजिए, शिक्षा में इतनी वृद्धि की गई है, फीस में इतनी वृद्धि की गई है कि गांव का आम आदमी, आम किसान जो मजदूर है, हम लोग तो गांव मजदूर से जो है बिलोंग करते हैं, वहां के रहने वाले हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहा है। बेरोजगारी को तो ये हाल है कि आप पढ़े लिखे नौजवान जो इंटर हैं, MA है, BA हैं और बड़ी बड़ी शिक्षा हासिल किए, वो आज बेचारे जो है प्राइवेट नौकरी या मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं। तो हमारे क्षेत्र की स्थिति बद से बदतर 10 सालों में की गई है। इससे नाराज होकर के जनता, और दूसरी बात, माननीय चौधरी साहब आम आदमी के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। माननीय चौधरी साहब पहले भी लोगों के दुख मुसीबत, शादी विवाह सब में सबके बीच में आते जाते रहे हैं, इसलिए माननीय चौधरी साहब को भरपूर समर्थन मोहनलालगंज की जनता दे रही है, सहयोग दे रही है। और चौधरी साहब कई लाख वोटों से चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचेंगे, ये मैं मतलब जो है वादा करता हूं, ये गारंटी है हमारी। सर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि अब की बार जो है पहले से ज्यादा सीटों की संख्या में वृद्धि को 400 बार करना जो नारा दे रहा है, इसमें क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, लोगों से मिलते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप लोग हमसे क्या, गांव के तमाम आम आदमी से भी बात किए होंगे, आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि 400 पार का नारा कहां से पूरा। मेरा तो मानना, मेरा एक ही एग्जिट पोल है कि मोहनलालगंज हम जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की 400 की हार होगी, जीत नहीं होगी। और मोहनलालगंज हम जीत रहे हैं, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। फिर भी कितनी सीटें आने वाली हैं आपके हिसाब से? कुछ आंकड़ा आपका? इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा, 300 के पार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मेरा अनुमान है कि 200 के अंदर रह जाएगी। अच्छा, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुख्य मुद्दे आपके जो है, जो इंडिया गठबंधन के जो मुखिया हैं राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं, अखिलेश यादव जी लगातार उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन पे काम करने के लिए अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि 1 लाख रुपए जैसे महिलाओं को दिया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं जनता पर इम्पैक्ट कर रहे हैं क्या? जनता इस पे इम्पैक्ट भी कर रही है और जनता जो हमारा घोषणा पत्र है वो हम आम आदमी में गांव-गांव बांटने का भी काम कर रहे हैं। जनता का रुझान इस पे ठीक ठाक है। जनता की जो मूल समस्या है, जैसे भारतीय जनता पार्टी राशन पे बल गलाने का काम कर रही, पत्रकार महोदय, वो एक ही बात कहती कि मैं आपको फ्री राशन दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो खाद्य सुरक्षा बिल लाए थे। राशन देना तो एक कानून बन चुका है, कोई भी सरकार आए वो राशन देगी। हमारे घोषणा पत्र में ये है कि जो आप सड़ा गला जो है आप गेहूं देते थे, उसके बदले हम आपको पैकेट बंद जो रिफाइंड वाला आटा आता है, हम आटा देने का काम करेंगे, हम डाटा देने का काम करेंगे। गांव की
जो गांव की गरीब परिवार हैं, जो बीपीएल के अंदर 2 लाख से जिनकी कम इनकम अंदर आते हैं, उन महिलाओं को, हर की एक महिला को 1 लाख रुपए मतलब 8,500 रुपए पर मंथ देने का काम किया जाएगा। अच्छा, बीजेपी ये एक मुद्दा बना रखी है कि मंदिर वाला मुद्दा बना रखी है, तो मंदिर वाले मुद्दे पे क्या जनता के बीच में क्या मंदिर का मुद्दा काम कर रहा है? अच्छा करेगा का मुद्दा आम जनता के बीच में ये मान के चलिए कि बहुत कम है। आज लोगों के सामने रोजगार नहीं है, लोगों के पास जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। हमारे घर में जब खाने नहीं होगा तो मंदिर और मस्जिद कुछ भी नहीं याद आता। जब वो एक गांव में कहावत कही गई कि जब पेट में भोजन होता है तभी लोग मंदिर जाने की सोचते हैं। तो आज कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, कितना लोग धंधे से परेशान है, कितने लोगों के घरों में जो है 2 जून जो है दाल पकती है, कितनी महंगाई है। सरसों का तेल का रेट देखिए, दाल का रेट देखिए, सब्जी का रेट देखिए, गैस सिलेंडर का रेट देखिए। भारतीय जनता पार्टी गैस सिलेंडर के मुद्दे पे जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में धरना प्रदर्शन करती थी, आज उसका रेट तो 1200 तक गया। चुनाव के चक्कर में 100-200 घटा दिया कि 100-200 घटा देंगे तो हमें वोट मिल जाएगा, लेकिन आज भी 1000 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा। जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर बने मिले आम लोगों को, वो आज 100 पीस बनकर रह गए हैं। लोगों की जब इनकम नहीं, लोगों के पास कमाई नहीं है, तो गैस सिलेंडर कहाँ से भरवाएंगे? और ये भी एक बड़े काफी जनसभाओं में ये भी किया जाता है कि 2000 जो किसानों को पेंशन दी जा रही है, उसके बारे में काफी हल्ला मचा के जो बीजेपी अपना प्रचार कर रही है इसके विषय में। उसके देखो, जो 2000 रुपए मतलब 4 महीने में 2000 रुपए भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार जो किसान सम्मान निधि देने की बात कर रही है, उसका मूल मकसद जानते हो क्या है? कि धोती खोल करके पगड़ी बांधना। पेट्रोल 2014 के पहले पेट्रोल क्या रेट था, डीजल क्या रेट था, गैस सिलेंडर का क्या रेट था, दवाइयों का क्या रेट था? किताब बताइए, सबसे बड़ी जो विडंबना हमारे देश की है कि हीरे पर 3% जीएसटी है और किताब पे 28% जीएसटी है। गरीब गांव का किसान आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? तो ये तो वही वाला हुआ कि किसान की धोती खोल करके उसको पगड़ी बांधी जा रही। आप हमसे जो है पर महीने जो महंगाई के नाम पर 5000 वसूल रहे हो और 500 मुझे देकर के बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। ये बताइए, हम गांव के पास अमूमन लोगों के खेत हैं, जिसमें 1 बीघे 10 बीघे जो भी हैं, उनके खेत साड़ चल रहे हैं। आप हमको अगर हमारे खेत में वो गेहूं पैदा हो जाए, धान पैदा हो जाए या अन्य सब्जी पैदा हो जाए, तो हम साल में 10-20-50 हजार रुपए कमा लेंगे। आप हमको 500 रुपए दे करके 6000 को दे रहे हो, हमारे खेतों को तो साड़ों से चरवा रहे हो, लेकिन तो ये बड़ी विडंबना। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहें? अग्निवीर योजना हमारी इंडियन आर्मी, जिसका देश के सभी नागरिक दिल से सम्मान करते हैं, मन से सम्मान करते हैं, उस मतलब इंडियन आर्मी को अपमानित करने का काम ये अग्निवीर योजना किया गया। अब आप सोचिए, कोई नौजवान लड़का 18 साल में भर्ती होगा और 22 साल में रिटायर हो जाएगा। ये तो हंसने वाली बात हुई कि 4 साल की नौकरी हुई। इससे इंडियन आर्मी का मनोबल गिरेगा। जो नौजवान भर्ती होगा, वो जिस मनोयोग से पहले इंडियन आर्मी का जवान सेना में काम करता था, क्या आप 4 साल वाला नौजवान जो भर्ती होगा, क्या वो सेना में काम कर पाएगा? अब आप खुद ही सोचिए, क्या वो कर सकता है? और उसके बाद 4 साल बाद रिटायर होकर के घर आएगा। 4 साल तो उसके आर्मी में चले गए, बाकी वो जीवन कैसे जिएगा? तो ये इंडियन आर्मी के मनोबल को गिराने का। इंडियन आर्मी एक ऐसी आर्मी हमारे देश की है जिसका दुनिया लोहा मानती है और इंडिया का हर व्यक्ति उसका सम्मान करता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब इंडियन आर्मी का अपमानित करने का काम किया है। अच्छा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ था, अभी चंदा का भी कथित तौर पे 6000 करोड़ का कुछ बीजेपी को चंदा मिला है और सबसे ज्यादा कहने का मतलब पूरे देश में सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया गया। तो इसका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जब लिस्ट सार्वजनिक की गई तो उसमें ये निकल के आया कि इस हाथ चंदा दो, दूसरे हाथ से काम लो। तो उस पर ये क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? उस पर यही था जो आप पहले बोल गए कि आप हमें चंदा दीजिए, हमसे काम लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियों ने, अब सबसे बड़ी बात तो वैक्सीन वाली ही आ गई। जिस कंपनी ने पूरे इंडिया में 175 करोड़ दोनों डोजों को मिलाकर के बूस्टर 175 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीन लगवाई, उस कंपनी से उन्होंने चंदा ले लिया। अब वो विदेश की हाई कोर्ट में उस कंपनी ने अपना स्टेटमेंट दाखिल किया है कि हाँ, एस्ट्रोजन की से लोगों का नुकसान हो सकता है। तो मतलब चंदा लेने के चक्कर में हिंदुस्तान के आम नागरिक हैं, आम नागरिक का नुकसान कर रहे हो, उसकी जान से खेल गए हो। तो चंदा, भाई चंदा का धंधा, भाई ये आप हमको चंदा दो,
हमसे धंधा लो। और बड़ी कंपनी जिनको बाद में चंदा देने के बाद टेंडर में तमाम कंपनियों पे ईडी और सीबीआई ने रेड मारी, उन्होंने चंदा दिया, उनकी जांच बंद हो गई। तो चंदा तो एक धंधा और बड़ा धंधा है। सच तो यही है, इसकी सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वो किसी दल को मिला हो, मैं ये भी कहता हूँ किसी दल को मिला हो, सारे दलों के चंदे की जांच होनी चाहिए। और जिन्होंने गलत चंदा लिया है या चंदा लेने की मंशा गलत है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे चुनाव की बार है, ये चल रहा है कि लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी ने अभी बयान दिया है कि तो आने वाले समय में हम लोग ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं कि जिनमें जो गरीब है, जो गरीब तबका है, उनके लिए हम काम करने जा रहे हैं। तो ऐसी क्या मुख्य योजना है क्या आपके हिसाब से कि जो गरीब तक पहुंच सकती है मैनिफेस्टो के हिसाब से? सबसे बड़ी बात तो यह है जो नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। जब एक परिवार के किसी एक आदमी को रोजगार मिल जाता है तो उसके परिवार के हालात सुधर जाते हैं। और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के अलायंस में जो भी योजनाएं, जो भी मैनिफेस्टो बताया गया है, उसको करके दिखाया जाएगा। और आज से बहुत दिनों पहले जैसे कर्नाटक में सरकार बनी, तमाम जगहों पर राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने जो भी अपने मैनिफेस्टो में वादा किया उसको पूरा करके दिखाया। और 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। हमारे प्रदेश की जो सरकार है, इन्होंने जो प्रोपोगंडा फैला करके 1 रुपए और 111 रुपए और 121 रुपए का जो कर्जा माफ करने का प्रोपोगंडा किया था, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरीके का प्रोपोगंडा नहीं किया। अच्छा, किसानों के जो धरना चला है बीच में, पिछले साल भी उसमें चला था, 2021 में चला था और ये लगभग 1 साल तक चला। तो किसानों की जो एमएसपी की बात है मैनिफेस्टो में, का मुख्य तौर पर इसको मतलब पूरा करने का वादा किया गया है। तो किसानों की ये जो मांग है, तो इस पे क्या कुछ बोलना चाहिए? इस पे किसानों की मांग को पूरा किया जाएगा। हमारी गठबंधन की सरकार अगर आती है, हमारे नेताओं ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो में वादा किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे पूरी तरीके से। हम लोग झूठे वादे नहीं करते कि हम 15 लाख देंगे और 2 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं, आज तक किसी को 2 करोड़ रोजगार दिया है। मैं और मेरा व्यक्तिगत परिवार अगर मैं जोड़ लूँ तो मोदी जी के ऊपर मेरा कम से कम करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। मेरे घर में 10 मेंबर हैं और 10 में 9 लोग वोटर हैं, तो अब जोड़ लीजिए, 2 साल का टर्म हो गया तो आप कर्जा जोड़ लीजिए। अच्छा, मोदी जी का एक बयान है जिसमें वो कह रहा है कि कांग्रेस विरासत टैक्स लाने वाली है, तो ये कहाँ तक, मतलब ये मनगढ़ंत कहानी है, क्या है? वो परिवारवाद की बात करते हैं। परिवारवाद पे जो है देखिए सीधा सा आपका जो है सामने आपके एग्जाम्पल है। कैसरगंज लोकसभा की सीट थी, ब्रजभूषण सिंह के मामले में देखिए फंसाए रखा और उसके बाद ला करके उन्हीं के बेटे को टिकट दे दिया। परिवारवाद के लीजिए, विरासत के लीजिए, वो उन्हीं के जो है उसमें चलता है। अब देखिए राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटे को जो क्या बोलते हैं विधायक बना दिया जाता है, तो परिवार नहीं जा रहा था। ये ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे जो है उनको भी टिकट दिया गया है, जबकि परिवारवाद है या नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, परिवारवाद है या ना है? बिल्कुल है। तो इसको आप लोग बताते क्यों नहीं लोगों में? अरे क्या परिवारवाद सिर्फ गांधीवाद में है? जी जी जी, अगर नहीं है आप बताइए। राजनाथ सिंह जी के बेटे जो क्या बोलते हैं एमएलए बन जाते हैं, और तमाम नेता है, तमाम लोगों के नेताओं के पत्नियां, तमाम जो है बेटे, तमाम भाई जो है क्या बोलते हैं चुन के जो है एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं। उनके निगाह में परिवारवाद नहीं है। अच्छा, रायबरेली से जो राहुल गांधी का चुनाव लड़ना, इसको क्या मानते हैं आप? बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा फैसला है कांग्रेस पार्टी का, हम लोग सम्मान करते हैं। बीजेपी के लोग ये आरोप ये लगा रहे हैं कि जो है स्मृति ईरानी जी से वो डर गए, इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या दरअसल स्मृति ईरानी को जो है क्या मसला क्या है, उनको बोलने का मामला जो है सिर्फ ये है कि उनके बोलने का मुद्दा छीन लिया गया है। उनके बोलने का मुद्दा छीन लिया गया है। और स्मृति ईरानी जी के सामने जो कैंडिडेट है केएल शर्मा जी, स्मृति ईरानी जी 5 साल तक कांग्रेस का जो है अमेठी लोकसभा क्षेत्र जा रहे हैं। माननीय किशोरी लाल शर्मा जी को 40 से 45 साल हो गया। अमेठी की एक एक गली और एक एक बच्चे को वो जानते हैं। सही मानों में अगर देखा जाए तो किशोरी लाल शर्मा अमेठी का बेटा कहलाने का हकदार है। अच्छा, इंटरनल सर्वे के हिसाब से ये लग रहा है कि वो राहुल गांधी जी वायनाड से भी चुनाव लड़े हैं और उसके बाद ये रायबरेली से चुनाव लड़के यहाँ से जो है प्रियंका गांधी को जो बाद में जो है उपचुनाव में खड़ा कर देंगे। ये तो पार्टी के बड़े नेताओं का फैसला रहेगा, आने वाला समय बताएगा। इसमें तो अभी कुछ बता ही सकते हैं क्या। तो सर, ये जानना चाहेंगे कि जो आने वाला जो चुनाव है, मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, तो मोहनलालगंज लोकसभा सीट में क्या किस स्तर से आप देख रहे हैं, मजबूती है कि क्या है? मेरी मानी जाए तो सबसे पहले तो मैं जो है माननीय सांसद जी का लापता होने का बैनर लगाना चाहूंगा। मैंने अपने व्यक्तिगत 10 साल के जीवन में मैंने उनको गंगागंज में तो नहीं देखा कि कोई जनसभा की हो या अपने किसी व्यक्तिगत किसी कार्यकर्ता के यहाँ मौत मिट्टी शादी ब्याह में वो आए हों।
तो मेरी अगर पहली सोच ली जाए, मेरी पहली ओपिनियन ली जाए, तो सबसे पहला तो मैं काम करूंगा कि उनको लापता होने का जो है बैनर लगा दूंगा। और दूसरा काम अगर कोई करूंगा तो इस बार सबसे बड़ा काम और सबसे अच्छा काम माननीय आर.के. चौधरी जी को अपना मतदान, अपना मत, अपना जो है समर्थन देकर के उनको जिताने का काम करूंगा, उनको लोकसभा भेजने का काम। बीजेपी का कहना है कि मंदिर जो है हमारे उस पर हमारी सरकार ने बनाया, हमने इसको बनवाया है, तो उस पर क्या कहना है? यही बीजेपी है जिसने जो है कहा था कि राम मंदिर का विरोध भी किया था एक बार बनने का। आप जब बैक में जाएंगे, बहुत ज़्यादा हम डीपली नहीं बता पाएंगे, मगर इन्होंने विरोध भी किया था उसका। और इन्होंने जब सत्ता हासिल करना चाहा तो इन्होंने सोचा कि धर्म एक ऐसी अफीम है जो कि जनता को चटा दिया जाए, तो फिर उसके बाद हम अपना जो करते रहेंगे। तो क्या बीजेपी के द्वारा राम मंदिर बनवाया गया है? ये मतलब क्रेडिट तो यही ले रहे हैं ना। अब ये तो देश की पूरी जनता जानती है, सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना है। और जहाँ तक हमारा जो है क्या बोलते हैं ज्ञान है, वहाँ तक मैं भी ये मानता हूँ कि जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है। और अगर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हमारे आदेश पे बनाया गया है या हमने बनवाया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इनके आदेश पे चलता है। भाई देश की इतना बड़ा मंदिर है, वो न्याय का मंदिर है। हम लोग ने जो है क्या बोलते हैं उस फैसले का सम्मान किया। आप बताइए पत्रकार महोदय, आप बताइए कि राम मंदिर बनने से किसी एक इंसान ने विरोध किया हो? किसी एक मुस्लिम समाज के, किसी अदर समाज के किसी एक ने विरोध जताया हो? सबने तो सम्मान किया उसका। यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चंदा भी दिया उसमें। मैं अपना जो है सेल बताता हूँ, मैंने खुद 1100 रुपये चंदा दिया है। तो मैं तो सम्मान करता हूँ कि चलिए देश में एक जो क्या बोलते हैं मुद्दा था, वो मुद्दा खत्म हो गया और जो है एक आस्था की बुनियाद पर फैसला हो गया। कहीं तो अब भाजपा सुप्रीम कोर्ट बताती है कि हमने आस्था की बुनियाद पर फैसला दे दिया, और ये बताते हैं कि हमारी वजह से मंदिर बन गया। तो आप, मेरा सवाल आपसे है और बीजेपी से है, आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट इनके कहने से चलता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने से ये चलते हैं? इनका तालमेल क्या है? जो भी न्यायाधीश थे जिन्होंने फैसला दिया है, वो ये बताएं। एक बार तो अपने जो है क्या बोलते हैं जजमेंट पे लिख के देते हैं कि मैंने आस्था की बुनियाद पे दिया है, और ये बताते हैं कि जो है क्या बोलते हैं मेरी वजह से मंदिर बन गया है। आप अच्छा, ये कई हमने सभाओं में ये देखा है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो मंदिर का ये फैसला जो पलट दिया जाएगा, तो ये क्या सही हो सकता है? जुमलेबाज है, वो कुछ भी कह सकते हैं, जो कहा जा सकता है वो कुछ भी कह सकते हैं। 15 लाख देने की बात करके उसके बाद कहते हैं चुनावी जुमला था, तो बात ये भी कह सकते हैं कि चुनावी जुमला था। जी बिल्कुल। तो सर सर की प्रतिक्रिया लेंगे। सर क्या नाम है आपका? राजेश पटेल हमारा नाम है। तो सर क्या कहना है, जो चुनाव चल रहा है इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच, मुख्य चुनाव जो चल रहा है ये लोकसभा का, तो इसमें जो है क्या कितनी सीटें लगभग आने वाली हैं इंडिया गठबंधन की और एनडीए की? फिलहाल इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा कुछ आंकड़ा थोड़ा बहुत नहीं, आंकड़ा तो हम आपको नहीं दे सकते हैं। क्या अच्छा होंगे? मुद्दा हमारा चुनाव के मुद्दे हम नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि हमारा और चौधरी जी का व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए हम उनके पक्ष में हैं और उन्हीं के सपोर्ट में है और उन्हीं के लिए हम काम मोहनलालगंज में करेंगे। अच्छा, बस इतने हम सब। अच्छा जी, आर.के. चौधरी जी लोकसभा मोहनलालगंज सीट से प्रत्याशी हैं और उन्हीं के समर्थन में जो कार्यकर्ता लोग थे, जाके ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है वो अपने हिसाब से इन्होंने प्रस्तुत किया है। और हम गोसाईगंज क्षेत्र के गंगागंज में मौजूद हैं और हमारे चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिला कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के या फिर इंडिया गठबंधन के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। और इसी के साथ अपनी हम बात खत्म करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार।